नमस्कार साथियों, मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आप सभी का निदान क्लासेस पर स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि रोजर की ग्राहक केंद्रित थेरेपी इस धारणा पर आधारित है। यहाँ पर रोजर्स की बात की गई है, कार्ल रोजर्स के बारे में पूछा गया है कि कार्ल रोजर्स की ग्राहक केंद्रित थेरेपी जो होती है वो किस धारणा पर आधारित होती है। हमें कार्ल रोजर्स के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि कार्ल रोजर्स जो थे ये कौन थे। तो कार्ल रोजर्स का अधिगमजन्य सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत, कौन सा अनुभवजन्य सिद्धांत जो है इनका महत्वपूर्ण है। इन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने व्यक्ति के अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया। और अधिगम का सिद्धांत कौन सा प्रस्तुत किया, तो अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये हमें याद होना चाहिए कि इनके द्वारा प्रस्तुत जो अधिगम का सिद्धांत है वो कौन सा है। तो इन्होंने क्या कहा है उसके अंतर्गत कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है, क्योंकि उससे अनुभव मिलता है व्यक्ति को। अगर वो स्वयं काम करेगा तो उससे अनुभव मिलेगा, और दूसरे की व्यक्तियों की अगर वो सलाह से या फिर दूसरे व्यक्तियों की मदद से काम करेगा तो वो उस चीज़ को अनुभव तो मिलेगा परंतु उतना नहीं। जबकि व्यक्ति स्वयं काम करेगा, उस चीज़ को कार्य करेगा तो उसको जो है अनुभव मिलेगा। तो उसको अनुभवजन्य सिद्धांत के द्वारा कार्ल रोजर्स ने प्रस्तुत किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, मनुष्य अपना स्वयं का काम खुद करता है लेकिन आगे नहीं कर बढ़ सकता, ये गलत आंसर होगा। एक और है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ये समाज के नियम के अंतर्गत आता है, ये अनुभवजन्य सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं हम कि आदमी एक रचनात्मक, तर्कसंगत और रचनात्मक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर भी सामाजिक प्राणी के बारे में बताया गया है, तो ये तीनों इसके कट जाएंगे। जबकि सही क्या हो जाएगा कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करता है। ये कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य सिद्धांत में कहा गया है। इन्होंने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया, तो अनुभवजन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब साइबरनेटिक्स में मशीन को निम्न के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साइबरनेटिक्स जो हम साइबर वगैरह देखते हैं, साइबर मतलब कंप्यूटर का युग, तो कंप्यूटर के युग में मशीन को निम्न के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? क्या उसे हम विवशता का इस्तेमाल करके हम साइबरनेटिक्स को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या बल प्रयोग के द्वारा या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मानव जो होता है उनके द्वारा हम किसी, जैसे कि मानव इशारा करेगा और मशीन बंद हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो होगा ये विनिमय और प्रतिक्रिया की प्रणाली जो होगी ये रेगुलेशंस और फीडबैक का सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। साइबरनेटिक्स मशीन जो होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हमारे रेगुलेशंस, हमारे जो हमने जो नियम बना के उसके अंदर फिट किए हैं उनके द्वारा, और हमारे फीडबैक सिस्टम के द्वारा वो नियंत्रित होता है। जबकि विवशता का इस्तेमाल नहीं होता है, बल प्रयोग नहीं कर सकते, और ह्यूमन बींग्स, एक मानव ही मानव के भावनाओं को समझ सकता है, जबकि मशीनें जो है वो भावनाओं को नहीं समझ सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिमय और प्रतिक्रिया प्रणाली के द्वारा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि संवेदी प्रतिक्रिया तंत्र का अर्थ निम्न है। ठीक है, संवेदी प्रतिक्रिया मतलब क्या बात हो गई? मशीनिज्म फीडबैक के बारे में संवेदी प्रतिक्रिया का अर्थ, तंत्र का अर्थ क्या निम्न है? क्या होता है? केवल दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है, सभी मानव गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है, प्रबलन एक स्वसक्रिय उपकरण है या फिर प्रबलन एक स्वनियंत्रित उपकरण है। तो देखिए यहाँ पर अगर संवेदी प्रक्रिया तंत्र की बात की गई है, सेंसरी या फिर मशीनिज्म की बात की गई है, तो ये क्या होता है? इन्फोर्समेंट्स तो होता है, मतलब प्रबलन तो होता है, परंतु एक स्वनियंत्रित मतलब खुद के द्वारा नियंत्रित जो होता है वो एक उपकरण होता है। कौन सा? संवेदी प्रक्रिया तंत्र एक स्वयं के द्वारा नियंत्रित होने वाला उपकरण है। तो क्या हो जाएगा? रीइंफोर्समेंट इज सेल्फ कंट्रोलिंग डिवाइस। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाइप्जिग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? देखिए लिप्जिग जो शहर है जर्मनी का, वहाँ पर पहले किसकी प्रयोगशाला, सबसे पहले किसकी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान और प्रायोगिक मनोविज्ञान। तो देखिए आप सबको यहाँ पर सीधा सा आंसर क्या लग रहा होगा? तीसरा
तीसरा लग रहा होगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी की स्थापना लिप्जिंग नगर में किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। और वो कब की थी? 1879 में। परंतु ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर होगा तो वो होगा प्रायोगिक मनोविज्ञान, क्योंकि लिप्जिंग शहर में सबसे पहले किसने, विलियम वुंट के द्वारा 1879 में, कब? 1879 में विलियम वुंट के द्वारा, विलियम वुंट ने जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं, प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी उन्होंने। जब पहले क्या होता था कि मनोविज्ञान को किसके अंतर्गत पढ़ा जाता था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। परंतु मनोविज्ञान का जो स्वतंत्र युग होता है वो 17वीं 18वीं शताब्दी से शुरू होता है और मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में देखा जाने लगता है जो मन का अध्ययन से संबंधित होती है। तो ये दर्शन शास्त्र की पहले एक शाखा समझा जाता था, परंतु 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि मनोविज्ञान को एक पूर्ण विषय का दर्जा मिलता है। और प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन हुए हैं जिन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की? तो जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लाइप्जिग नगर जर्मनी में वुंट के द्वारा स्थापित की गई। वुंट एक जो थे मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा किसकी, प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई? तो लिप्जिग नगर जर्मनी में। जबकि शैक्षिक मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो शिकागो अमेरिका में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ पर? तो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला आ जाएगी शिकागो अमेरिका में। जबकि प्रायोगिक मनोविज्ञान की केवल मनोविज्ञान पूछ सकता है, फिर प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला तो लिप्जिग नगर जर्मनी में विलियम वुंट द्वारा 1879 में की गई थी। चौथा प्रश्न आपके सामने है, पांचवा, कि निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एकाधिक मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुबुद्धि, एकाधिक बुद्धि मतलब बहुबुद्धि की बात हो रही है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुबुद्धि, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जॉन वॉटसन दिया है, AR जेन्सन दिया है, EL थॉर्नडाइक दिया है और एक दिया है हार्वर्ड गार्डनर। तो देखिए साथियों, बहुबुद्धि का जो दिया था वो दिया था कॉन्सेप्ट हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। हार्वर्ड गार्डनर ये एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो गार्डनर जो थे इसमें मनोवैज्ञानिक तो कहाँ के थे ये नहीं पता है मुझे, परंतु ये हार्वर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का सिद्धांत मतलब बुद्धि के इन्होंने बहुत कारक बताए हैं। एक तो होता है बहुकारकीय सिद्धांत जो थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, परंतु एक है बहुबुद्धि सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इन्होंने 1938 में, कब? इन्होंने 1938 में बुद्धि का अपना सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया है कि बुद्धि जो है वो केवल एक या दो कारकों से मिलकर नहीं बनी है, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनसे मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है। और इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? सर्वप्रथम तो इन्होंने 7 प्रकार बताए थे, फिर उसमें संशोधन किया, फिर एक प्रकार और जोड़ा, फिर इन्होंने एक प्रकार और बताया, और ऐसे करके 9 इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इनके द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा। पहला होता है शाब्दिक बुद्धि। इन्होंने पहला जो प्रकार बताया वो बताया कि शाब्दिक बुद्धि या फिर वर्बल बुद्धि हम बोल सकते हैं। इन्होंने पहला जो प्रकार बताया वो बताया कि शाब्दिक बुद्धि तो वो किन व्यक्तियों के पास होती है? शाब्दिक बुद्धि जो होती है वो कवि में होती है। कवि मतलब अपने शब्दों के द्वारा ही मंत्रमुग्ध कर देता है। वकील में होती है, लेखक में होती है। इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो किसमें? शाब्दिक बुद्धि या फिर भाषाई बुद्धि, ये किसमें होती है? तो ये होती है कवि लोगों में, वकील लोगों में और लेखकों में। ठीक है, क्योंकि वो शब्दों के द्वारा अपना ज्ञान करवा देते हैं। और दूसरी है स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं हम जिसको। तो स्थानिक बुद्धि क्या होती है? स्थानिक बुद्धि होती है कि उनकी दृश्यात्मक संरचना जो होती है, प्रत्यक्षीकरण की संरचना जो होती है वो उन लोगों की ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार कौन जो मतलब अमूर्त चिंतन कर सकता है, अमूर्त तरीके से सोच सकता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं मूर्तिकार, चित्रकार। ठीक है, ये मूर्तिकार जो होते हैं वो मूर्तिकार क्या, उनके सामने कोई दृश्य नहीं रहता है कि मुझे इस प्रकार की, परंतु वो अपनी वैयक्तिक बुद्धि के कारण, अपनी किस बुद्धि के कारण? अपनी स्थानिक बुद्धि के कारण इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार बताया इन्होंने वो बताया तार्किक
या गणितीय बुद्धि, तो गणितीय बुद्धि किसके पास होगी? ऑब्वियसली वो गणितज्ञ होगा या फिर वैज्ञानिक होगा जिनके पास तार्किक बुद्धि होगी, तर्क करने की क्षमता होगी जिनके पास। एक और बताया इन्होंने शारीरिक गतिज बुद्धि, या फिर इसको बोल सकते हैं बॉडी से संबंधित बुद्धि, हमारी शरीर या फिर फिजिकल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं हम इसको। तो इन्होंने शरीर के गति संबंधी जो बुद्धि बताई वो बताई है खिलाड़ियों में होती है, क्योंकि खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मतलब दौड़ते रहते हैं, गति करते रहते हैं शरीर के द्वारा। और नृत्यांगनाओं में होती है, जो नृत्यांगनाएं होती है, और चिकित्सक में होती है। ठीक है, इस प्रकार की बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि किसके पास होती है? तो सर्वप्रथम खिलाड़ी के पास होती है। और बहुत सारे खिलाड़ी आ सकते हैं इसमें, खिलाड़ी केवल एक ही खेल का नहीं होता है। नृत्यांगनाओं में होती है, जो चिकित्सक होते हैं उनके पास होती है। और एक होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं हम जिसको, जो किसके पास होती है? जो होती है राजनेताओं के पास। वो मतलब अपने मन के द्वारा दूसरे के मन पढ़ लेते हैं, तो उसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो राजनेता जो होता है उनके पास कैसी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। जो होते हैं विक्रय अधिकारी, जो मतलब विक्रय के लोग, मतलब व्यापारी लोग जो होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। एक होती है अंतरावैयक्तिक। देखिए साथियों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतरावैयक्तिक बुद्धि में अंतर है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में सामने वाले की बुद्धि पहचान जाता है व्यक्ति कि ये किस चीज़ के लिए हमसे अपेक्षा करता है, परंतु अंतरावैयक्तिक बुद्धि में स्वयं की क्षमता या फिर कमियों या फिर इच्छाओं को जानना, वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो योगी और संत जो लोग होते हैं वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि के लोग होते हैं। ठीक है, और एक और बुद्धि का प्रकार है संगीतात्मक बुद्धि। तो संगीतात्मक बुद्धि मतलब जैसे कि कोई संगीतकार होगा, उसके पास संगीतात्मक बुद्धि होगी। जो कोई वाद्य यंत्र बजाता जानता होगा, उसके पास संगीतात्मक बुद्धि होगी। एक होती है प्राकृतिक बुद्धि, जो हमको नेचुरल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं हम जिसको। तो प्राकृतिक बुद्धि जो होती है वो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं, जैसे कि किसान जो होता है वो प्रकृति प्रेमी होता है। या फिर हम जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, इनको जो हम बोल सकते हैं ये प्रकृति प्रेमी व्यक्ति होते हैं। तो इनके पास प्राकृतिक बुद्धि होती है। एक और प्रकार की होती है अंतर्वैयक्तिक अस्तित्ववादी बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक तो हमने पढ़ लिया था, एक और था अस्तित्ववादी बुद्धि। तो मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को जानकारी जो खोजने लग जाता है, तो वो कौन सी होती है? अस्तित्व, मतलब इस दुनिया का क्या अस्तित्व है, ये कैसे दुनिया कैसे बनी, इस प्रकार की जो उसको संभावनाएं दिखती है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इसके अंतर्गत जो दार्शनिक होते हैं, जो दर्शन से संबंधित सोच रखते हैं, या फिर गहन चिंतन वाले जो लोग होते हैं, वो होते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि से संबंधित। तो ये 9 प्रकार की बुद्धि जो है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया है कि बुद्धि के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जबकि स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्विकारक, मतलब 2 कारक बताए उन्होंने बुद्धि में, एक तो जनरल फैक्टर और एक स्पेशल फैक्टर। और बाद में इन्होंने त्रिकारकीय बुद्धि सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से बुद्धि के सिद्धांत विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। तो आज हमने जो है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि संबंधी सिद्धांत पढ़ा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षण में ऑडियो विजुअल सहायता और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग। ऑडियो विजुअल मतलब आप उसको ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब वो होता है जो सहायता, मतलब ऑडियो विजुअल मतलब देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ऐसी चीज़ें। और शारीरिक गतिविधि मतलब क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटीज़ का उपयोग क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों को एक मोड़ प्रदान करेगा, शिक्षक को आराम और राहत प्रदान करेगा, प्रभावशाली मूल्यांकन को सहज करेगा, या फिर अधिगम को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में विवेक का उपयोग करेगा। ठीक है, तो वो इन्हेंस, मतलब लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस, मतलब उसके सेंस विवेक, स्व-विवेक जो होते हैं उसको, उसके प्रत्यय को विकसित करता है। तो अधिगम को बढ़ाने के लिए जो होते हैं ऑडियो विजुअल्स और शारीरिक गतिविधि, इनसे क्या हो सकता है कि वो स्व-विवेक से उसका उपयोग करना सीख जाएगा। आपके सामने 7वां प्रश्न दिख रहा है कि यदि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कि कक्षा में क्या सिखाया जाता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी विशेष विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? भीषण क्रोध करना चाहिए उनके ऊपर, या फिर समय बर्बाद कर रहा है वो विद्यार्थी, या फिर छात्रों के लिए दया दिखानी चाहिए हमें, या फिर इसे अलग तरीके से समझाए? देखिए, अगर छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, एक छात्र को समझ में नहीं आ रहा, तो इसे हम कुछ अलग प्रक्रिया समझ सकते हैं। परंतु बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि हमारी शिक्षण विधियों में, हमारे पढ़ाने के तरीकों में कुछ ना कुछ भूल है, जिसके कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है।
तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें तरीके जो हैं हमारे पढ़ाने के उसे अलग अपनाना चाहिए, अलग तरीके अपनाना चाहिए जिससे छात्रों को समझ में आ सके। 8वां प्रश्न है, किसके सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं? तो किसके बारे में कहा गया है, किस सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं? तो पियाजे जो है इन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी समझ का निर्माण सक्रिय रूप से कर लेते हैं, उन्हें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि सिखाने की ज़रूरत भी होती है, परंतु पियाजे ने कहा है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ, दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। पियाजे ने जो है वो अपने 4 सिद्धांत बताए हैं, मतलब सिद्धांत तो एक ही है परंतु उसके अंतर्गत 4 नियम, 4 प्रकार के अपने सिद्धांत में 4 प्रकारों का व्यक्तित्व जो होता है उन्होंने संज्ञानात्मक विकास 4 प्रकारों में बांटा है। पहला कौन सा था, तो पहला सा था सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी प्रक्रिया अवस्था बोल सकते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज क्या है 2 से 7 वर्ष तक, और 7 वर्ष के से 12 वर्ष तक जो एज है वो होती है किसकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और एक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो चौथी अवस्था है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये पियाजे ने 4 सिद्धांत अपने सिद्धांत में 4 प्रकार का उपयोग किया है। यहाँ देखिए, मीरांबिका निःशुल्क प्रगति शिक्षा की अवधारणा पर आधारित स्कूल का समर्थन इनके द्वारा किया गया था। तो मीरांबिका जो है ये इस प्रकार के स्कूल जो थे, किसके विचार थे ये, तो ये थे अरबिंदो। अरबिंदो थे कौन, अरबिंदो एक भारत के बहुत बड़े विचारक थे, संत थे, जिनको हम बोल सकते हैं संत बोल सकते हैं, या फिर विचारक बोल सकते हैं, सुधारवादी बोल सकते हैं इनको। तो ये थे, इनके द्वारा मीरांबिका जो स्कूल है उनकी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया गया था। तो श्री अरबिंदो सोसाइटी आज भी दिल्ली में मीरांबिका स्कूल का संचालन करती है, ठीक है। तो ये श्री अरबिंदो तो गिजुभाई वधेका कौन थे, तो इनके द्वारा बच्चों को डे ड्रीम्स, मतलब विवाह स्वप्न एक किताब थी इनकी, जिनके माध्यम से उनको डे ड्रीम्स के माध्यम से गिजुभाई वधेका ने भारत में शिक्षा का प्रसार किया था। 10वां प्रश्न है, प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या है? प्राकृतिक, व्हाट इज द नेचुरल लैंग्वेज एक्वेंटेंस, मतलब जो होता है एक्वेंटेंस क्या होता है, प्राकृतिक भाषा की पहचान क्या हो सकती है? तो देखिए, 4 प्रकार की भाषा जो होती है वो होती है, पहले बच्चा सुनता है, किसी भी चीज़ को सुनेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस चीज़ को बोलने की कोशिश करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उस चीज़ को पढ़ेगा, उस चीज़ के बाद में उसके क्या करेगा, लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये 4 प्रकार की मेथड होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, ठीक है। पहले क्या करेगा, उस चीज़ को सुनेगा तभी वो बोल पाएगा, और बोलेगा तभी वो पढ़ पाएगा, और पढ़ने के बाद उस चीज़ को लिखने का प्रयत्न करेगा। तो ये 4 प्रकार की होती है। पहली होती है हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इस प्रकार से जो है बच्चा पहले सुनना स्टार्ट करता है, उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है, फिर पढ़ना, फिर और लिखना, बाद में सबसे अंत में लिखना स्टार्ट करता है बच्चा। तो देखिए, शिक्षण अधिगम मॉडल में 5 ई का अनुक्रम क्या है, मतलब उनका क्रम से बताना है हमें। 5 ई जो शिक्षण अधिगम मॉडल होता है उसमें 5 ई का क्या अर्थ होता है? देखिए, पहले जो होती है वो क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ का संलग्न करते हैं, उसका अन्वेषण कर सकते हैं क्या, अन्वेषण खोज करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, फिर उसके बाद मूल्यांकन करते हैं उसका विस्तृत मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा 5 ई का इंगेज करते हैं, मतलब उसका जोड़ी मिलान करते हैं। एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण, मतलब हम किसी भी चीज़ का खोज करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को, मतलब सामान्यीकरण करते हैं। और इलेबोरेट करते हैं, उसका विस्तृतता से जो होता है वो विस्तृत करते हैं। उसके बाद मूल्यांकन करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में, शिक्षण अनुक्षेत्र में 5 प्रकार के ई होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएशन, ये 5 प्रकार के ई शिक्षण अधिगम मॉडल में पाए जाते हैं। अब 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? अधिगम अक्षमता, देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की गई है, लर्निंग डिसेबल्ड का कारण क्या नहीं है, क्या नहीं है? तो देखिए, हमें वैसे ही पता चल रहा है कि सांस्कृतिक कारण जो है ये जो कल्चरल आपकी एक्टिविटीज़ है वो किसी प्रकार से जो है आपके अधिगम अक्षमता का कारण नहीं बन सकती। आपके व्यवहार में कुछ त्रुटि है तो बच्चा अधिगम अक्षम बन सकता है। आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो भावनात्मक डिस्टर्बेंस है, उससे बच्चा जो है अधिगम
की संबंधी समस्या हो सकती है, या फिर उसको कोई मस्तिष्क में रोग है जिसके कारण उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। परंतु सांस्कृतिक प्रभाव जो होगा ये सामाजिक विकास को अवरुद्ध करेगा, न कि आपके अधिगम कारक को अवरुद्ध करेगा। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 13वां प्रश्न आपके सामने है कि बाल अभिकेंद्रित शिक्षा विज्ञान का निम्न अर्थ है। बाल अभिकेंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो होती है उसका अर्थ क्या होता है? बच्चों को बाल अभिकेंद्रित शिक्षा का विज्ञान का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने देना चाहिए, बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना चाहिए, या फिर बच्चों की आवाज़ों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना। तो बच्चों की आवाज़ को आप प्रमुखता देंगे और उसकी बच्चे की सक्रिय सहभागिता बनाएंगे उस कार्यक्रम में, तो वो होगी बाल अभिकेंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल अभिकेंद्रित शिक्षा किसे कहा जाएगा? कि बच्चों की जो प्रश्न होते हैं उनका हम सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, और बच्चों की सक्रिय भागीदारी जो अगर आपके शिक्षण में रहती है तो वो होता है बाल अभिकेंद्रित शिक्षा। ठीक है, और बच्चों को केंद्र में रखना और उनका अवलोकन करना, तो ये क्या कहला जाएगा? ये हम कहला जाएगा कि उनका कुछ परीक्षण कर रहे हैं। तो परीक्षण की बात नहीं है, यहाँ पर बाल अभिकेंद्रित शिक्षा की बात है। तो बाल अभिकेंद्रित शिक्षा क्या होगी? उनके प्रश्नों को सुनना और उनका सक्रिय सहभागिता जो होगी बच्चों की, वो बाल अभिकेंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आती है। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपनी साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? गैंग एज की बात की गई है यहाँ पर, कि अपनी जो मित्र मंडली है उन्हीं के साथ में रहता है बच्चा दिन भर, और मित्र मंडली के साथ में वो अधिक सुरक्षित महसूस करता है। तो वो कौन सी बाल्यावस्था के बाद की अवस्था होगी, बाल्यावस्था के पूर्व की अवस्था होगी, या फिर बाल्यावस्था होगी, या फिर किशोरावस्था? तो देखिए, किशोरावस्था में भी हालांकि वो रहता है समूह में ही, परंतु बाल्यावस्था में जो होता है बच्चा समूह में रहने की प्रवृत्ति उसकी विकसित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक अपने समूह के प्रति जो है वो इच्छा जाहिर करता है। अब लास्ट प्रश्न बचा है हमारा 15वां, कि थॉर्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है। देखिए, ये प्रश्न सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो साथियों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि मुझे पृष्ठ पोषण मिल सके इस चीज़ से, और मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करता रहूं। ठीक है, तो 15वां प्रश्न देखते हैं हम, कि थॉर्नडाइक की इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग मुख्यतः इस नाम से भी जानी जाती है। तो थॉर्नडाइक की जो उन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? क्या अंतर्दृष्टि अधिगम के नाम से जाना जाता है? क्या अव्यक्त अधिगम के नाम से जाना जाता है? क्या परीक्षण एवं त्रुटि के अधिगम के नाम से जाना जाता है, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग? तो देखिए, यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव द्वारा दिया गया। अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और परीक्षण एवं त्रुटि, यहाँ पर परीक्षण नहीं होगा, प्रयत्न होगा। देखिए, ट्रायल का अर्थ होता है ट्रायल का अर्थ होता है प्रयत्न, परीक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर परीक्षण शब्द गलत छपा है, यहाँ पर क्या हो सकता है? प्रयत्न होगा, परीक्षण की जगह प्रयत्न होगा। प्रयत्न एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर 15वां प्रश्न जो है वो क्या होगा? ट्रायल एंड एरर लर्निंग का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।